रानी जेठानी थी। सीमा के पति का अपना बिजनेस था जो ईश्वर की कृपा से अच्छा फल फूल रहा था। वहीं दूसरी ओर सुधी का पति किशोर प्राइवेट नौकरी करता था। यूं तो किशोर भी ठीक ठाक कमा लेता था, लेकिन बड़े भाई की तुलना में उसका पलड़ा हमेशा हल्का रहता था। सीमा और सुधी दोनों की एक एक बेटी थी। सीमा की बेटी का नाम था परिधि और सुधी की बेटी का नाम था रिद्धि। एक दिन, छोटी, दोनों बेटियों का जन्मदिन आने वाला है। देख, मैंने ये ड्रेस पसंद की है दोनों के लिए। बता तो जरा कैसी लग रही है? जीजी, ये ड्रेस तो बड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। अरे आप क्यों इतना खर्च करती हैं? अरे तू चुप कर, ये बजट का पार्ट ना मुझे मत पढ़ा कर। और जब बात दोनों बच्चों की हो ना, तो मैं ये भेदभाव नहीं कर सकती कि अपनी परिधि के लिए महंगे कपड़े खरीदूं और रिद्धि के लिए सस्ते। अरे दोनों ही मेरी बच्चियां हैं, अब मैं अपने बच्चों में फर्क करूंगी क्या? अरे जीजी, यही तो बड़प्पन है आपका। लेकिन इतनी महंगी ड्रेस दिलवाने की सच में कोई जरूरत नहीं है। अरे तू चुपचाप ड्रेस पसंद करेगी या फिर मैं अपने हिसाब से मंगा लूं? फिर मत कहना कि जीजी ने एक बार भी मेरी राय नहीं ली। सीमा और सुधी दोनों ही रिद्धि और परिधि से बहुत प्यार करती थी। दोनों के व्यवहार से ऐसा कभी महसूस ही नहीं होता था कि उनके मन में सगे या सौतेली वाली कोई भी भावना है। अरे छोटी, आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मुझे पता है ये खबर सुनकर तू ना खुशी से झूम उठेगी। ऐसी भी क्या खबर है, जल्दी सुनाओ ना, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। मेरी रामपुर वाली काकी याद है ना तुझे, जिनकी पोती की शादी में मैं परिधि को लेकर गई थी? उस शादी में काका के जानने वाले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी आए हुए थे। काका ने मिलवाया भी था। कल रात को काकी का फोन आया था, कह रही थी उस दिन जो शादी में लड़का मिला था उसका नाम पारस है। जिस दिन से परिधि को देखा है जिद किए बैठा है कि शादी करेगा तो उसी से, नहीं तो नहीं करेगा। तुम अच्छी तरह सोच लो, अगर बिटिया को लड़का पसंद हो तो हम बात चलाएं, लेकिन एक बात की हम गारंटी लेते हैं कि खानदान वाकई बहुत अच्छा और पैसे वाला है। अगर वहाँ शादी होगी ना, सोने से तौल कर रखेंगे बिटिया को। पता नहीं परिधि को ये रिश्ता पसंद आएगा या नहीं, लेकिन हमने तो जब से ये खबर सुनी है ना छोटी, हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए, इससे अधिक माँ बाप को क्या चाहिए? हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब बेटी के माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी बेटी के लिए तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया महलों में राज करे। लेकिन सबकी ऐसी किस्मत कहाँ होती है। घर के बड़े अपनी तरफ से रिश्ते की बात को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भला हो ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी का। घर वालों की रजामंदी होने से पहले ही पारस ने सोशल मीडिया पर परिधि से संपर्क कर लिया था और दोनों की बातें भी शुरू हो गई थी। अरेंज मैरिज से शुरू हुआ ये सिलसिला कब लव मैरिज की ओर बढ़ गया, परिधि और पारस को पता भी नहीं चला। देख छोटी, आज परिधि के ससुराल वाले आ रहे हैं, हमें ना कोई कमी नहीं छोड़नी उनके स्वागत में। अरे जीजी, अभी रिश्ता पक्का कहाँ हुआ है? अभी से ससुराल वाली क्यों कह रही है? ऐसा कहिए कि आज परिधि के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अरे ये तो एक फॉर्मेलिटी है, बाकी ये बात तो सभी जानते हैं कि जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। समझ गई ना? दोनों देवरानी जेठानी हंसते मुस्कुराते दौड़ती भागती मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और उनके सामने परिधि को दिखाने का औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देखिए बहन जी, इस बात में तो कोई शक नहीं कि आपकी बेटी खरा सोना है। अरे भैया, आपके सोने की चमक तो हमें वहाँ इतनी दूर बिलासपुर में भी दिखाई पड़ रही थी, तभी तो हम दौड़े चले आए आपकी बिटिया से मिलने। ये तो आप लोगों की नजर की बात है कि आपने मेरी बिटिया को सोना समझा। दोनों बच्चे इस रिश्ते से खुश हैं, इससे ज्यादा और माँ बाप को क्या चाहिए। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद पारस और परिधि के रिश्ते पर मोहर लग जाती है। बहन जी, रिश्ता तो बच्चों का जुड़ ही गया है। हम तो कहते हैं लगे हाथ रोके की रस्म कर देते हैं, उसके बाद सीधा सगाई की तैयारी करेंगे। बाकी कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसा आप लोगों को उचित लगे। जी बहन जी, हमें भी कोई एतराज नहीं है, बस चूंकि हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है इसलिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए। आप लोग भी लंबा सफर करके आए, थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक हम जो भी थोड़ा बहुत हो सके इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। मेहमानों को गेस्ट रूम में छोड़कर सीमा और सुधी जल्दी जल्दी रोके की तैयारी में लग जाती हैं। अरे दीदी, इतने बड़े लोग हैं, अब ऐसे फल और मिठाई से रोका नहीं हो पाएगा। आप ना एक सोने का सिक्का मंगवा लीजिए, 10 किलो मिठाई और घर के सभी सदस्यों के कपड़े, और हाँ, दामाद जी की कम से कम 5 जोड़ी मंगवाना। बिल्कुल ठीक करिए छोटी, एक नहीं 5 सोने के सिक्के मंगा लेते हैं, एक ही तो दामाद है हमारा। सच्ची तू रहती है ना तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, कितनी सहजता से सब संभाल लेती है। रोकी का नाम सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे। ठीक है किशोर, ऐसा करो तुम जल्दी से बाजार जाकर सब सामान लेकर आओ, तब तक हम थोड़ी हॉल की सजावट करवा देते हैं। 3 घंटे बाद रस्म है, अब इन 3 घंटों में जो हो पाए वही ठीक है। सीमा और सुधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि शादी का ये पहला फंक्शन किसी भी मायने में सूना ना लगे। किसी तरह दौड़ते भागते 3 घंटे में सारी तैयारियां पूरी होती हैं और पारस और परिधि रोका सेरेमनी के लिए जाकर सोफे पर बैठते हैं। आओ छोटी, दामाद जी को अपने हाथ से फल मिठाइयां और सोने का सिक्का दो। अरे जीजी, लेकिन मैं क्यों, आप करिए ना। अरे तू भी तो इसकी माई है ना, मुझसे ज्यादा तुझे इसकी चिंता रहती है। सच बताए तो ये जितनी भी व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं ना, सब इसी की हुई है, इसलिए दामाद जी का रोका करने का पहला अधिकार भी तुम्हारा ही है। अब तुम शर्माओ मत, यहाँ आकर माँ होने का फर्ज निभाओ। वाह बहन जी वाह, आप दोनों देवरानी जेठानी का प्यार देखकर तो हमारा मन भी गदगद हो गया। सच्ची, देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़े के किस्से तो हमने बहुत सुने थे, लेकिन ऐसा प्यार पहली बार देख रहे हैं। और हमें तो इस बात की बहुत खुशी है कि हम ऐसे परिवार से लड़की लेकर जा रहे हैं जिसने अपने परिवार में इतना अच्छा माहौल देखा है। आप निश्चिंत रहिए बहन जी, हमारी परिधि ना लाखों में एक है। एक नहीं, 2 माओं की परवरिश मिली है उसे। हमारी बिटिया गुणों की पूरी खान है, आपके पूरे परिवार को अपने अच्छे व्यवहार से जोड़ कर रखेगी। ये रोका की रस्म तो पूरी हो गई, अब आज से परिधि बिटिया हमारी हुई। बस कुछ दिन की मोहलत दे रहे हैं आप लोगों को बिटिया की सगाई और शादी की तैयारी के लिए। उसके बाद तो हम ढोल बाजे के साथ आएंगे और अपनी अमानत को आपके घर से अपने घर ले जाएंगे। और वैसे भी भाई हमारा लड़का उतावला हुआ जा रहा है। क्या पापा, आप भी कैसी बातें करते हैं? क्यों भाई, हमने कोई झूठ कहा क्या? जल्दी ही परिधि और पारस की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सगाई के 2 दिन बाद, बहन जी आज एक अननोन नंबर से हमारे पास फोन आया और फोन पर हमें आपकी बेटी के बारे में कई उल्टी सुल्टी बातें बताई गई।
माना कि हम उन बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन फिर भी ना आपको सावधान कर रहे हैं कि थोड़ा ध्यान रखिए। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि पारस और परिधि की शादी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? अरे हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, जितना संभव हो सबकी मदद ही करते हैं। और रही बात मेरी बिटिया परिधि की, तो वो तो इतनी गुणी और सुशील है कि उसके बारे में गलत बात करने वाली की जबान कटकर खुद गिर जाएगी। वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उस फोन कॉल पर कौन था और उसने मेरी बिटिया के बारे में क्या कहा? बहन जी, किसी औरत का फोन था, कोई बुजुर्ग महिला लगती थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि अपने बेटे की जिंदगी बचाना चाहती हो तो उस घर से रिश्ता तोड़ दो। वो लड़की 1 नंबर की आवारा और चरित्रहीन है। अरे कीड़े पड़ेंगे उसे जिसने मेरी बेटी के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें की। आप मेरा यकीन करिए बहन जी, मेरी बच्ची में कोई दोष नहीं है। हम समझते हैं बहन जी, और परिधि अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, हमारी होने वाली बहू भी है। हम तो खुद चिंतित है कि आखिर कौन है ऐसा जो हमारी होने वाली बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालना चाहता है। बहन जी, किस नंबर से कॉल आया था? आप हमें दीजिए, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अरे इसी बात का तो रोना है ना, किसी पीसीओ से फोन आया था। समधन की बात सुनकर सीमा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। अचानक से उसका पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था और वो घबराते हुए धम से कुर्सी पर बैठ जाती है। अरे जीजी, जीजी क्या हो गया? ऐसे अचानक से घबरा क्यों गई आप? छोटी, समधन जी का फोन आया था। कह रही थी उनके पास किसी अजनबी नंबर से फोन आया जिसने हमारी बिटिया के बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें की। मेरा तो सर चकरा रहा है, आखिर ऐसा कौन हो सकता है और हमारी बिटिया की किसी के साथ क्या दुश्मनी? वो तो हमारी समधन इतनी समझदार है, कह रही थी बिटिया के बारे में ऐसा वैसा नहीं सोचेंगे। आप चिंता मत करिए, लेकिन फिर भी मैं तो माँ हूं ना छोटी, मेरा दिल तो घबराता ही है, कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। अरे जीजी शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आप पहले ठंडा पानी पीजिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। 2 दिन बाद। सीमा जी, आज तो हद ही हो गई। पिछली बार के फोन कॉल से हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो आज कोई हमारे घर में एक चिट्ठी डालकर गया है। उस लिफाफे में चिट्ठी के अलावा कई सारे फोटोग्राफ भी थे। जब हमने खोलकर देखे तो परिधि के गंदे फोटोज थे। उन गंदी तस्वीरों को देखकर एक पल को तो हमारा कलेजा भी धक से रह गया था। कोई और लड़का होता ना तो शायद इन तस्वीरों को देखकर रिश्ता तोड़ देता, लेकिन मेरा पारस कहने लगा। मैं मान ही नहीं सकता माँ कि मेरी परिधि ऐसा कर सकती है। मैं अभी इन फोटोग्राफ की जांच करवाता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये फोटो असली है या नकली। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है माँ, किसी के भी फोटो पर किसी का भी चेहरा लगाया जा सकता है, और मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस जाल में इतनी आसानी से फंस जाऊं। पारस ने जांच करवाई तो पाया कि वो फोटोग्राफ वाकई नकली थे। किसी ने कंप्यूटर से परिधि की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें बनाया था, और उन तस्वीरों के साथ जो लेटर आया था उसमें भी परिधि के बारे में बहुत सी अनाप शनाप और गलत बातें लिखी हुई थी, जिनके बारे में तो आप ना ही जानो तो बेहतर होगा। मैं नहीं जानती कौन मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। अरे पता नहीं क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने किसी का। शादी में बस 10 दिन बचे और न जाने कौन है जो ये सब कर रहा है। अब तो बस राम जी किसी तरह ये शादी पार कर दे। अरे रुकिए रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ये बताइए, पिछली बार उस फोन कॉल के बारे में आपने किस किस को बताया था? किसी बाहर वाले को तो नहीं बताया समधन जी, बस हम परिवार के लोगों को ही पता है इस बारे में। और किसी के साथ तो ऐसी बातें जिक्र करने का मतलब अपने परिवार की बदनामी करना ही हुआ ना। तो फिर उस ब्लैकमेलर को कैसे पता चला कि हम उसके फोन कॉल को सच नहीं मान रहे? उसने लेटर में लिखा है कि पिछली बार उसकी बताई हुई बातों पर हमने यकीन नहीं किया, इसलिए वो सबूत भी भेज रहा है। अब आप ये सोचिए, ऐसा कौन है जिसको पता था कि हमें परिधि पर यकीन है और हम उस फोन कॉल पर यकीन नहीं करेंगे? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बहन जी, ऐसा कौन हो सकता है? आप मेरी एक बात मानिए, मेरी और आपकी कुछ भी बात हुई है, ये बात आप किसी को भी मत बताइएगा, यहाँ तक कि परिधि के पिताजी को भी नहीं। पता तो चले आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। ठीक है बहन जी, जैसा आप उचित समझे। मैं वादा करती हूँ कि आपकी और मेरी बातचीत के बारे में किसी से जिक्र भी नहीं करूंगी। फोन रखने के बाद मैंने तो उस फोन कॉल के बारे में सिर्फ किशोर, सुधी, रिद्धि और परिधि के पापा को बताया था। ये सभी तो मेरे अपने हैं, फिर कौन हो सकता है? कहीं रिद्धि तो ये सब नहीं कर रही? बहन के बड़े घर में शादी हो रही है, हो सकता है उसे परेशानी हो रही हो। सीमा अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। परिधि, तुम जानती भी हो हमारा रिश्ता तोड़वाने के लिए तुम्हारे ही घर का एक सदस्य एडी चोटी का जोर लगा रहा है। वो बस ये चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा रिश्ता टूट जाए। कैसी बात कर रहे हो तुम पारस? मेरे परिवार में ऐसा कौन होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरी शादी तुमसे हो? तुम जानते भी हो मेरे घर में सब लोग मेरी शादी से कितने खुश हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ परिधि, कुछ सोच समझ कर कह रहा हूँ। तुम्हारी चाची नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी मुझसे हो। यकीन ना हो तो जाकर अपनी चाची से पूछ लो। मेरी माँ समान चाची के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था पारस। मैं कभी मान ही नहीं सकती कि मेरी चाची मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच सकती है। अरे माँ से बढ़कर प्यार दिया है उन्होंने। तुम्हें रिश्ता तोड़ना है ना तो तुम सीधे सीधे कहकर भी तोड़ सकती हो। इस तरह की बातें करके अपना सामान मेरी नजर में मत गिराओ। अरे तुम्हारे लिए आज तुम्हारी चाची ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और मैं कुछ भी नहीं। तुम जानती नहीं हो तुम्हारी चाची ने क्या क्या किया है। चुप हो जाओ पारस, बस अब एक शब्द और नहीं सुनने वाली। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। जो लड़का शादी से पहले ही मेरे परिवार पर लांछन लगा रहा है, शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करेगा। इतना कहकर परिधि फोन काट देती है और रोते हुए अपनी चाची के पास जाती है। चाची माँ, बंद करो ये शादी की तैयारी। मुझे पारस से शादी नहीं करनी। ये क्या बकवास कर रही है? क्यों नहीं करनी तुझे शादी? अब जानती भी हो माँ, पारस ने चाची के बारे में क्या कहा। वो कहता है कि चाची हमारा रिश्ता तुड़वाना चाहती है और उन्होंने मेरे बारे में अनाप शनाप बातें लेकर उनके घर चिट्ठी भेजी है। पिछले 25 साल से चाची ने मुझे माँ की तरफ प्यार दिया है। मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी जो मेरे माँ बाप पर उंगली उठाए। पारस बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब तेरी चाची ने ही किया है। माँ, आप ही अब चाची के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? अरे कोई भी आपको कुछ भी कह देगा और आप उसकी बातों में आ जाओगी क्या? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ये देख, ये वही चिट्ठी है जो इसने पारस के घर भेजी थी। इस हैंडराइटिंग को तो तू पहचानती होगी ना। वैसे तो सुधि ने अपनी हैंडराइटिंग बिगाड़ कर लिखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन 35 सालों का लंबा साथ है हमारा। तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं सुधि। सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं, ये जो गुलाबी लेटर पैड है ना, इसे भी बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी 25वीं एनिवर्सरी पर ये मैंने ही तो तुझे गिफ्ट में दिया था। मुझे माफ कर दो जीजी, ईर्ष्या ने अंधा कर दिया था मुझे। बस किसी भी तरह ये रिश्ता तोड़वाना चाहती थी मैं। जिस दिन से रिश्ता हुआ है, आप लोग पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं। इतना धन प्रदर्शन सिर्फ इसलिए ना कि बड़े घर में आपकी बेटी का रिश्ता हुआ है। लेकिन कभी सोचा है कि आपकी देवरानी के दिल पर क्या बीती होगी आपको ऐसे पैसा बहाते देखकर? इस तरह तो सारे अच्छे रिश्ते बस बड़े घर की लड़कियों को ही मिलेंगे। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो इतना खर्च नहीं कर सकते, उन्हें अच्छे घर में अपनी बेटी ब्याहने का कोई हक नहीं। आपकी ये लाखों की शादी देखने के बाद कैसे मिलेगा मेरी बच्ची के लिए अच्छा घर? और अगर मिल भी गया तो वो भी यही चाहेंगे कि आपकी तरह हम भी 50 लाख शादी में खर्च करें। बस अपनी बच्ची की भलाई के लिए ही मैंने वो सब किया। हालांकि छोटी ने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन उसके प्रश्न भी